जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर सर। मैं आप सबका प्रभाकर सर एक बार फिर से आप सबके सामने आया हूं और हम लोग अपनी कक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस क्रम में आपने देखा कि हमने पॉलिटी की 2 क्लासेस कंप्लीट करी और कल संडे को एक रिवीजन की क्लास लेकर के मेरे को आना था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो क्लास नहीं आ पाई, जिसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। और मेरी कोशिश रहेगी कि अगले संडे से हम लोग संडे को भी अपनी कुछ ना कुछ कक्षाएं लेकर के जरूर पहुंचे और एक रिवीजन के तौर पर पूरे हफ्ते जो भी हमने पढ़ा है एक साप्ताहिक रिवीजन के तौर पर हम संडे को यूटिलाइज करने का प्रयास करेंगे। ठीक है मित्रों, तो जैसा कि हम सब लोग डिस्कस कर रहे थे पॉलिटी में, तो विगत कुछ कक्षाओं में मैंने आपको बताया था कि पॉलिटी शब्द से मैंने आपको रूबरू करवाया। एक इंट्रोडक्टरी सेशन हमारा हुआ था जिसमें पॉलिटी की कुछ शब्दावलियां मैंने आपको पहली क्लास में बताई थी। दूसरी क्लास में हमने देखा था कि कैसे हमारा जो संविधान है, संविधान 3 हिस्सों में बटा हुआ है। 3 हिस्सों में हम उसको सेग्रीगेट करके हम पढ़ते हैं, जिसमें पहला हिस्सा है संविधान का दर्शन, दूसरा हिस्सा था सरकार का गठन, सरकार का गठन, और तीसरा हिस्से में हमने विविध गतिविधियों को रखा था। ठीक है, तो दर्शन में हमने कुछ चीजों को देखा था, जैसे हमारी प्रस्तावना, जहां पे हमें संविधान का दर्शन प्राप्त होता है। दर्शन का मतलब होता है कि संविधान को हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या उम्मीद है, क्या फिलॉसफी संविधान हमको देता है। दर्शन का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि संविधान हमको क्या दिखाता है, संविधान हमसे क्या चाहता है। तो वो सारी बातें संविधान ने अपने प्रस्तावना में कही हैं। प्रस्तावना के बाद हमने देखा है मूल अधिकार में, ठीक, इसमें संविधान का दर्शन पाया जाता है। मूल अधिकार के बाद नीति निर्देशक तत्वों में संविधान का दर्शन पाया जाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद मूल कर्तव्य में संविधान का दर्शन पाया जाता है। तो ये 4 पार्ट थे जहां पे संवैधानिक दर्शन को हम समझ सकते हैं। उसके बाद आता है सरकार का गठन। सरकार के गठन में मैंने आपको बताया था मुख्यतः सरकार का गठन 3 रूप से होता है। कौन कौन सा? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है बच्चों, तो आज हम इसी को विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे कि विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है और न्यायपालिका क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो एक क्विक रिवीजन के साथ मैंने आपको पिछली कक्षा से कनेक्ट किया कि हमने कहां पर अपनी क्लास छोड़ी थी, और उसी के साथ हम आगे कंटिन्यूएशन में इस लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हम समझेंगे कि कैसे सरकार के गठन के रूप में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में संबंधित हैं। कैसे ये तीनों एक दूसरे के ऊपर एक प्रकार से नियंत्रण स्थापित करती हैं, कैसे इन तीनों के आपसी सामंजस्य के साथ सरकारी तंत्र का संचालन होता है। ठीक है बच्चों, तो सर्वप्रथम इसमें हम देखेंगे, विधायिका को हम समझने का प्रयास करेंगे कि विधायिका क्या होती है। विधायिका को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर। ठीक है, अब विधायिका भी हमारी 2 प्रकार की है। एक है हमारी केंद्र की विधायिका, ठीक, और एक है हमारी राज्य की विधायिका। मैं केंद्र और राज्य आपको पैरेलल पढ़ाऊंगा, क्योंकि उससे क्या है कि तुलनात्मक रूप से आप समझने में सक्षम हो सकेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले मैं अभी आपको खाली केंद्र पढ़ा दूं फिर बाद में हम राज्य को पढ़ेंगे, नहीं, हम पैरेलल पढ़ते चलेंगे। उससे क्या है कि दोनों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन हम कर सकेंगे और हम समझ सकेंगे कि अंततः केंद्र और राज्य की विधायिका या केंद्र और राज्य की कार्यपालिका के बीच में वास्तविक डिफरेंस क्या है, मुख्य अंतर क्या है। ठीक है बच्चों, तो हम इसको विधायिका को समझते हैं। तो जो हमारी केंद्र की विधायिका है, इसमें सर्वोच्च जो संस्था है उसका नाम है संसद। ठीक, हमारी संसद, संसद को हम क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। ठीक है, हर देश की अलग अलग संसद है, हर देश की संसद के अपने स्पेसिफिक नाम है, मुख्यतः वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे भारत की संसद का नाम संसद है, ठीक, जापान की संसद का नाम डाइट है, समझ रहे हैं? इस तरीके से अलग अलग देश की संसद के अलग अलग नाम है, तो आपको समझना है। ठीक है, संसद में हमारे संसद का जो पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं? लोकसभा,
राज्यसभा और दो ही पार्ट होते हैं संसद के, लोकसभा और राज्यसभा। अधिकतर आप लोगों को लगता होगा संसद के दो ही पार्ट होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन बच्चों संसद के 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये भी संसद का अभिन्न अंग है, ठीक है, ये आपको समझना है, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये संसद का अभिन्न अंग है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं राज्य की, जब हम विधायिका देखेंगे तो राज्य की विधायिका में हमारे पास है विधानसभा और विधान परिषद, विधान परिषद, ठीक है। तो जो विधानसभा के सदस्य होते हैं इनको हम कहते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं इनको हम बोलते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ, ये विधानसभा जो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एमएलसी है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों, जैसे केंद्रीय स्तर पर लोकसभा होती है वैसे ही राज्य स्तर पर हमारी विधानसभा होती है। तो ये दोनों एक साथ हम कनेक्ट करके इनको समझ सकते हैं। केंद्रीय स्तर पर जैसे राज्यसभा होती है वैसे ही राज्य के स्तर पर विधान परिषद होती है। तो इनको हम एक साथ पैरेलल कनेक्ट करके समझ सकते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों, हमें समझना है। लोकसभा का जो चुनाव होता है, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको आमतौर पर सांसद कहा जाता है, संसद सदस्य होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को भी सांसद ही कहा जाता है, परंतु दोनों में मुख्य अंतर यह है कि लोकसभा का जो सदस्य का जो निर्वाचन होता है ये बच्चों प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। क्या होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब इसको हम कहते हैं क्या? डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है बच्चों, डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब कि देश की जनता इन सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, अभी हाल में 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो सांसद के जो चुनाव होते हैं तो उसमें हम आप प्रत्यक्ष रूप से मतदान करके अपने सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। वहीं जब राज्यसभा के सदस्यों की बात आती है तो यहां पर कुछ स्पेसिफिक वोटर्स होते हैं। पूरी की पूरी जनता राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करती है, समझ गए? इसलिए इसके चयन की प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है, वो विस्तार से मैं आपको इनकी निर्वाचन प्रक्रिया जब पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा। ऐसे ही जब हम राज्य को देखेंगे तो जो विधानसभा होती है, विधानसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है ये प्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत होता है। कैसे होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन। इन सदस्यों को आमतौर पर क्या कहा जाता है? विधायक। अब आप शायद आप लोग को समझ में अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि विधायक शब्द जो है ये आम बोलचाल की भाषा में हम लोग अमूमन सुनते रहते हैं। तो इनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। ये हमारे विधानसभा सदस्य होते हैं, आमतौर पर इनको विधायक कहा जाता है, और इनका प्रत्यक्ष निर्वाचन आम जनता के द्वारा होता है। ठीक है, राज्य की एक अपनी विधानसभा का क्षेत्र होता है जो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं इनका भी जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ठीक है ना, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। ये भी राज्य के कुछ सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं, कुछ मतदाताओं के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन वो मतदाता कुछ स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है ना, कुछ फोकस्ड मतदाता होते हैं जो विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। वैसे ही कुछ सेलेक्टेड मतदाता होते हैं जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। तो लोकसभा और हमारी विधानसभा लगभग पैरेलल होती हैं, एक जैसी होती हैं। फर्क यह है कि ये केंद्रीय स्तर पर है, ये राज्य के स्तर पर है। राज्यसभा और विधान परिषद पैरेलल होती हैं, ये केंद्र के स्तर पर है और ये राज्य के स्तर पर है। ठीक, और जैसे ही केंद्र में राष्ट्रपति होता है, ऐसे ही हमारे राज्य में जो हमारे महोदय होते हैं उनको हम बोलते हैं राज्यपाल। ठीक है, तो ये भी राज्य के प्रशासन में एक महत्वपूर्ण कड़ी है, महत्वपूर्ण अंग है राज्य के प्रशासन का। केंद्र का शासन माननीय राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है, राज्य का शासन माननीय राज्यपाल के माध्यम से चलाया जाता है। ठीक, इनके नाम से शासन चलता है, ठीक है ना, लेकिन प्रत्यक्ष हस्तक्षेप इन लोग का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे यहाँ जो व्यवस्था बनाई गई है, जो संवैधानिक व्यवस्था जो
लोकतांत्रिक व्यवस्था भारतीय संविधान में अपनाई गई है, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत मैक्सिमम जो पावर्स हैं वो सेंट्रिक हैं कहां पर? केंद्र में प्रधानमंत्री पर और राज्य में मुख्यमंत्री पर। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही सदस्य जो हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, ये मुख्यमंत्री बनने से पहले वो कहीं ना कहीं के विधायक होते हैं, और विधायक का मतलब है कि वो प्रत्यक्ष जनता के द्वारा निर्वाचित हुए होते हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले वो कहीं ना कहीं के सांसद होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं, और लोकसभा का सदस्य होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को सर्वोपरि रखा गया है, इसीलिए जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यक्ति को ही सर्वोच्च सत्ता का बिंदु माना गया है, जिसमें केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री होता है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं आपको ये बिंदु समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हमने विधायिका को देखा, समझने का प्रयास किया। मुझे लगता है आपको बहुत बेहतर तरीके से एक स्ट्रक्चर, केंद्र और राज्य का क्या स्ट्रक्चर होता है, ये आपको समझ में आया होगा। और जब हम इसकी डिटेलिंग करेंगे तो और हम अंदर इसके देखेंगे कि क्या क्या और इसके बिंदु हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट से महत्वपूर्ण है। तो आप समझते हैं ना? तो आपको, मुझे लगता है कि इस मैप से आपको ये क्लियर हुआ होगा कि तुलनात्मक रूप से लोकसभा और विधानसभा और राज्यसभा और विधान परिषद में क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या असमानताएं हैं। ठीक है बच्चों, अब विधायिका हमने देखा, अब हम देखते हैं कार्यपालिका। क्या देखते हैं? कार्यपालिका। कार्यपालिका को बच्चों हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव, तो नाम से ही देखो समझ में आ रहा है बच्चों, विधायिका का जो कार्य था वो कार्य था कानूनों का निर्माण करना, नीति का निर्माण करना। तो नीति निर्माण की संस्था जो है वो विधायिका है, और नीति के क्रियान्वयन की जो संस्था है वो कार्यपालिका है। एग्जीक्यूशन का काम कार्यपालिका के पास होता है। तो जब हम कार्यपालिका पढ़ेंगे बच्चों, तो हम देखेंगे कार्यपालिका भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन से दो प्रकार? एक होती है अस्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका, और एक होती है स्थायी कार्यपालिका। ठीक है ना? तो अस्थायी कार्यपालिका में कौन होता है? अस्थायी कार्यपालिका में बच्चों होते हैं हमारे जैसे मंत्री परिषद। मंत्री परिषद ये केंद्र में भी हो सकते हैं और राज्य में भी होते हैं। ठीक है ना? दोनों तरफ। और स्थायी कार्यपालिका जो होती है बच्चों, वो हमारे क्या होते हैं? वो नौकरशाही जो है हमारी, ब्यूरोक्रेसी जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी। जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स होते हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, स्टेट सर्विसेज में हमारे पीपीएस, पीसीएस, ठीक है ना, लोअर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो भी अधिकारी हमारे चयनित होते हैं, तो ये सब क्या है? एग्जीक्यूशन का पार्ट है, कार्यपालिका का अंग होते हैं। तो ये आपको समझ में आया, स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो इनका काम है नीतियों का क्रियान्वयन करना। विधायिका जो है लोकसभा में या विधानसभा में बैठ करके कोई भी बिल पास होता है, उस पर विमर्श होता है, चर्चा परिचर्चा होती है, उसके बाद जब केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति द्वारा और राजकीय स्तर पर राज्यपाल महोदय के द्वारा जब उसमें सिग्नेचर हो जाते हैं, जब उसको हस्ताक्षर हो जाते हैं, तब वो एक कानून का रूप ले लेता है, और उस कानून के क्रियान्वयन की समस्त जिम्मेदारी कार्यपालिका के ऊपर आ जाती है। जिसमें हमारे जो मंत्री परिषद, आपको समझना है, ये मंत्री परिषद कौन है? ये मंत्री परिषद वही लोग हैं, वही सदस्य हैं जो विधायिका का भी अंग है और कार्यपालिका का भी अंग है। तो मंत्री परिषद जो होती है ये कॉमन होती है, ये विधायिका भी है, ठीक है ना, और कार्यपालिका का भी अंग है। तो आपको समझना है। मान लीजिए कोई संसद सदस्य है, वो केवल सांसद है, ठीक है, केवल सांसद तो है लेकिन मंत्री नहीं है, तो क्या वो कार्यपालिका का अंग होगा? नहीं। लेकिन यदि कोई सांसद भी है और मंत्री भी है, इसका मतलब मंत्री परिषद में शामिल है, मंत्री भी है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कार्यपालिका का अंग होगा। समझ गया? ये केवल विधायिका तक रहेगा और ये कार्यपालिका और विधायिका दोनों में रहेगा। डिफरेंस समझ में आ गया? बहुत सिंपल तरीके से बच्चों मैंने आपको बताया, इससे सिंपल तरीका हो नहीं सकता है मेरी समझ से, ठीक है ना, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में, साधारण कोई किताबी
शब्दावलियां नहीं है, अपनी भाषा में अपनी समझ के अनुसार जो मैंने समझा है वो आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझना है। स्थायी कार्यपालिका हमारी नौकरशाही होती है, जिसमें हमारे जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार महोदय और जो भी हमारे राजस्व व्यवस्था के अधिकारीगण होते हैं, ठीक है ना, वो सारे ही तमाम अधिकारीगण वो सब किसमें आ जाते हैं, हमारे स्थायी कार्यपालिका का पार्ट कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने विधायिका को देखा, हमने कार्यपालिका को देखा। अब हमारा लोकतंत्र का जो तीसरा स्तंभ है और जो प्रमुख स्तंभ है वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका को इसलिए भी समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि न्यायपालिका एक विजिलेंस की तरह हमारी कार्यपालिका और विधायिका के ऊपर कंट्रोल स्थापित करती है। न्यायपालिका भी बच्चों बटी हुई है कई पार्ट्स में, जिसमें सबसे निम्न स्तर पर जो हमारे आते हैं, जो इसका एक सोपान है, उसमें अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय का मतलब जो आपके मुंसिफ कोर्ट होते हैं, ठीक है ना, मुंसिफ कोर्ट जिसको आप सबसे निम्न स्तर पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे के होते हैं। उसके बाद फिर आपकी आती है, इसमें अधीनस्थ न्यायालयों में आपके मुंसिफ कोर्ट होते हैं, जिला न्यायालय होते हैं, ये सब आपके अधीनस्थ न्यायालयों में आते हैं। उसके बाद आपकी आती है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय, इसको हम बोलते हैं हाई कोर्ट। ठीक है बच्चों, तो ये हर राज्य की एक अपनी उच्च न्यायालय होती है। कई उच्च न्यायालय जो है उनके पास एक से अधिक राज्यों का क्षेत्राधिकार है, तो वो भी हमको समझना है। ठीक है, उत्तराखंड की जो उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है, नैनीताल में। ठीक है, और उसकी खंडपीठ कहां स्थित है, उत्तराखंड की खंडपीठ जो है वो कहां स्थित है बच्चों, कहीं भी नहीं, खंडपीठ नहीं है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो उच्च न्यायालय है, मुख्य पीठ कहां पर स्थित है, प्रयागराज, और खंडपीठ लखनऊ। ठीक, तो ये आपको समझना है। और उसके बाद जो तीसरा अंग है ये है माननीय सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो है सर्वोच्च अंग है हमारी न्यायपालिका का, और कोई भी वाद प्रतिवाद यहाँ से आरंभ होकर के अधीनस्थ न्यायालयों में सर्वप्रथम यहाँ दायर होता है, उसके बाद अपील के माध्यम से यहाँ पहुंचता है, और फिर पुनः अपील के माध्यम से यहाँ पहुंचता है। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं, कुछ बिंदु ऐसे हैं, कुछ संविधान में हमारी व्यवस्थाएं ऐसी बनाई गई हैं कि कुछ मामलों को लेकर के हम प्रत्यक्ष रूप से उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने देखा कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में क्या बेसिक डिफरेंस है और किस तरीके से हमारी ये चीजें काम करती हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ, आशा करता हूं कि आपको बेहतर तरीके से इन तीनों अंग के बारे में जानकारी मिली होगी, और कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे और डिटेल में अब एक एक अंग को डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे, और हम देखेंगे कि किस प्रकार से अलग अलग रूप से ये तीनों अंग सरकारी व्यवस्था के एक सफल संचालन में अपना योगदान करते हैं। तीनों का ही अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है, तीनों ही महत्वपूर्ण है, तीनों ही एक दूसरे के ऊपर एक प्रकार से नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करते हैं, और वो एक सकारात्मक नियंत्रण होता है, नकारात्मक नियंत्रण नहीं होता है। हमारी जो न्यायपालिका है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है, जो स्वतंत्र रूप से विधायिका और कार्यपालिका के ऊपर निगरानी रखती है और अपेक्षा करती है कि कार्यपालिका और विधायिका का जो भी कार्य है वो संविधान के दायरे में होकर के रहे और जन कल्याण की भावना से प्रेरित हो। यदि हमारी न्यायपालिका को कहीं भी लगता है कि कोई भी हमारा कानून जो संविधान की प्रस्तावना को एनक्रोच कर रहा है, उसका अतिक्रमण कर रहा है, या संविधान के अन्य किसी भाग का अतिक्रमण करते हुए संवैधानिक दायरों को तोड़ करके बाहर निकल रहा है और बड़े स्तर पर जनहानि या जन सेवा के जो मूल्य हैं उनका अतिक्रमण कर रहा है, तो हमारी स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका उस कानून को तत्काल रूप से रद्द करने का पूरा अधिकार रखती है। स्वतः संज्ञान लेकर के उस कानून को अपने पास एक न्यायिक पुनरावलोकन, एक प्रक्रिया होती है जुडिशियल रिव्यू, उसके लिए उस कानून को प्रत्यक्ष रूप से अपने पास मंगाती है और उसका पूरा रिव्यू करती है, और फिर उस आधार पर उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने का पूरा अधिकार हमारी न्यायपालिका के पास सुरक्षित है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा,
और कल हम लोग आगे बढ़ेंगे, अपनी कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। छोटे छोटे सेशंस के माध्यम से मैं आपको डिटेल में कराने का प्रयास कर रहा हूं बच्चों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।